ब्लैक बॉक्स, जिसे आम भाषा में हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली काम और महत्व को समझते हैं, हवाई यात्रा की सुरक्षा का सबसे बड़ा गवाह माना जाता है। तकनीकी रूप से इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है: फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR). FDR विमान की उड़ान से जुड़े सारे तकनीकी आंकड़े यानी गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की परफॉर्मेंस, फ्लैप्स की स्थिति, ऑटो पायलट डेटा, टरबाइन की स्पीड और हजारों तरह के सेंसर्स से आने वाले इनपुट्स रिकॉर्ड करता है। वहीं CVR कॉकपिट के अंदर की हर आवाज, पायलट और को-पायलट की बातचीत, अलार्म की आवाजें और यहां तक कि किसी आपात स्थिति में पायलट की आखिरी कोशिश तक रिकॉर्ड करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों जरूरी है? इसके पीछे का कारण है हवाई यात्रा की बढ़ती मांग और उससे जुड़े हादसे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब हवाई जहाजों का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगीं। हर क्रैश के बाद एयरलाइंस और सरकारें अंधेरे में रहती थीं क्योंकि हादसे में अक्सर पायलट और क्रू की मौत हो जाती थी, विमान के उपकरण जलकर नष्ट हो जाते थे और जांचकर्ताओं के पास कोई ठोस सबूत नहीं बचता था। उस समय हादसों की वजह केवल अटकलों पर आधारित होती थी, जैसे खराब मौसम, तकनीकी खराबी या पायलट की गलती। लेकिन असली कारण जानना लगभग नामुमकिन था। ऐसी स्थिति में जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा उपकरण होना चाहिए जो उड़ान के दौरान हर सेकंड की जानकारी सुरक्षित रखे और जो हादसे के बाद भी बचा रहे। इसी सोच ने ब्लैक बॉक्स को जन्म दिया। जब कोई विमान हादसे का शिकार होता है तो यात्रियों के लिए सबसे बड़ा दुखद पहलू जान की हानि होती है, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए सबसे अहम चीज ब्लैक बॉक्स होता है क्योंकि उसमें ही वो सारी जानकारी छिपी होती है जिससे असली सच्चाई सामने लाई जा सके। ब्लैक बॉक्स की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री को समझ आ गया था कि अगर हर हादसे से सीख नहीं ली गई तो आने वाले समय में और भी बड़ी त्रासदियां होंगी। जैसे जैसे हवाई यात्रा आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी, वैसे वैसे सरकारें और एयरलाइंस इस बात को लेकर गंभीर हुई कि यात्रियों को भरोसा दिलाया जाए कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर आज हम यह जानते हैं कि उड़ान दुनिया का सबसे सुरक्षित परिवहन साधन है, तो इसके पीछे ब्लैक बॉक्स की अहम भूमिका है, क्योंकि यही वो उपकरण है जिसने हर हादसे से सीखने और सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाने में मदद की। यही वजह है कि आज किसी भी क्रैश के बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर रहती हैं कि ब्लैक बॉक्स मिला या नहीं। बिना इसके किसी भी हादसे की जांच अधूरी मानी जाती है और यही ब्लैक बॉक्स यह तय करता है कि असल में गलती किसकी थी, पायलट की, तकनीकी सिस्टम की या फिर किसी बाहरी कारण की। ब्लैक बॉक्स का इतिहास उतना ही रोचक है जितना इसका महत्व, क्योंकि यह सीधे सीधे हवाई सुरक्षा की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 1940 और 1950 के दशक में हुई जब हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही थी और इसके साथ ही विमान दुर्घटनाओं की संख्या भी। उस समय तक किसी भी क्रैश के असली कारणों को समझना बेहद मुश्किल था, क्योंकि न तो विमान के सिस्टम डेटा को रिकॉर्ड करने की कोई व्यवस्था थी और न ही कॉकपिट में हो रही बातचीत या चेतावनी संकेतों का कोई सबूत मिलता था। कई बार जांचकर्ताओं को सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ता था कि पायलट ने क्या गलती की होगी या किस तकनीकी वजह से हादसा हुआ होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हादसों से सीख लेना नामुमकिन था। इसी पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वॉरेन ने 1953 से 54 के बीच सबसे पहले इस विचार को सामने रखा कि क्यों न एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जो विमान की हर उड़ान से जुड़ा डेटा और आवाज रिकॉर्ड कर सके और जिसे हादसे के बाद भी सुरक्षित रखा जा सके। वॉरेन ने फ्लाइट मेमोरी यूनिट नाम का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जिसमें कॉकपिट की बातचीत और तकनीकी डेटा दोनों रिकॉर्ड किए जा सकते थे।
शुरू में एयरलाइंस और सरकारें इस विचार को लेकर बहुत गंभीर नहीं थीं, लेकिन जैसे जैसे हादसे बढ़ते गए और यात्री सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, वैसे वैसे ब्लैक बॉक्स की जरूरत को मान्यता मिली। 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने सबसे पहले अपने विमानन नियमों में ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य करना शुरू किया। धीरे धीरे यह अनिवार्यता अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों में भी लागू की गई। आज स्थिति यह है कि किसी भी देश में कोई भी कमर्शियल एयरलाइन विमान बिना ब्लैक बॉक्स के उड़ान नहीं भर सकता। ब्लैक बॉक्स का नाम भी अपने आप में दिलचस्प है। इसे ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा गया क्योंकि यह दुर्घटनाओं की सच्चाई उजागर करता है और पहले जो सीक्रेट जानकारी होती थी उसे सामने लाता था। हालांकि असल में इसका रंग नारंगी रखा गया ताकि मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। समय के साथ तकनीक और भी आधुनिक होती गई। शुरुआती ब्लैक बॉक्स केवल कुछ घंटों की जानकारी रिकॉर्ड करते थे, लेकिन आज के ब्लैक बॉक्स 25 घंटे तक की उड़ान का डेटा और 2 घंटे तक की कॉकपिट बातचीत स्टोर कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि ब्लैक बॉक्स ने एविएशन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इसकी वजह से न केवल पुराने हादसों की असल वजह सामने आई बल्कि भविष्य में नई तकनीक और सुरक्षा नियम भी बने। उदाहरण के लिए 1970 और 80 के दशक में कई बड़े हादसों के बाद जब यह पाया गया कि पायलट और को पायलट के बीच संचार की कमी या गलत निर्णय हादसों की बड़ी वजह है, तो उसी डेटा की मदद से क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए। यानी अगर आज हवाई यात्रा को दुनिया का सबसे सुरक्षित परिवहन साधन माना जाता है, तो उसके पीछे ब्लैक बॉक्स का यह ऐतिहासिक योगदान है। जब भी हम ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक काले रंग का डिब्बा आता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ब्लैक बॉक्स वास्तव में काले रंग का नहीं बल्कि चमकीले नारंगी, ब्राइट ऑरेंज या कभी कभी लाल नारंगी रंग का होता है। अब सवाल उठता है कि अगर इसका नाम ब्लैक बॉक्स है तो इसका रंग नारंगी क्यों रखा गया? इसका कारण बेहद व्यावहारिक है। दरअसल हवाई जहाज के हादसों में विमान के टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं। कई बार मलबा जंगलों, समुद्र, रेगिस्तान या पहाड़ों में बिखर जाता है और ऐसे हालात में ब्लैक बॉक्स को ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। अगर इसका रंग काला होता तो यह आसानी से मलबे या राख में खो जाता और इसे खोज पाना और भी मुश्किल हो जाता। इसलिए इसे हाई विजिबिलिटी कलर में बनाया गया ताकि खोजी टीम इसे आसानी से देख सकें। नारंगी रंग को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन में धूप, रात में टॉर्च की रोशनी और पानी के नीचे भी चमकीला दिखाई देता है। कई बार इसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहा जाता है, जो विशेष रूप से सुरक्षा और विजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इसे ऑरेंज रिकॉर्डर भी कहा जाता है। अब बात आती है इसके नाम की। इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा गया? असल में ब्लैक बॉक्स शब्द ब्रिटिश मिलिट्री से आया, जहां 1940 के दशक में गुप्त तकनीकी उपकरणों को ब्लैक बॉक्स कहा जाता था क्योंकि उनके अंदर क्या है यह सिर्फ डेवलपर्स को पता होता था और बाकी सबके लिए यह एक रहस्य होता था। इसी परंपरा के चलते जब फ्लाइट रिकॉर्डर विकसित हुआ तो लोगों ने इसे ब्लैक बॉक्स कहना शुरू कर दिया। यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज भी पूरी दुनिया इसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जानती है, भले ही इसका रंग चमकीला नारंगी है। इसके अलावा नारंगी रंग सिर्फ पहचान के लिए ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह संकेत देता है कि यह किसी आपातकालीन या सुरक्षा उपकरण से जुड़ा है, जैसे कि लाइफ जैकेट्स, सेफ्टी हेलमेट्स और आपातकालीन बॉयज भी नारंगी रंग में बनाए जाते हैं। यही वजह है कि किसी भी क्रैश साइट पर जब रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं तो वे सबसे पहले चमकीले रंग की तलाश करती हैं क्योंकि वही ब्लैक बॉक्स होता है जो दुर्घटना की असली कहानी बताने वाला होता है। इसके ऊपर फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन या
क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट जैसी लिखावट भी होती है ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचाए और जांच एजेंसियों को सीधे सौंप दिया जाए। इसलिए अगर कभी आप सुने कि ब्लैक बॉक्स मिला है तो ध्यान रखिएगा कि वह असल में नारंगी रंग का होता है और यही रंग इसे हादसों के अंधेरे सच में भी रोशनी की तरह उजागर करता है। ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बंटा होता है। पहला है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों मिलकर किसी भी विमान दुर्घटना की पूरी सच्चाई बताने के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CVR की। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह विमान के कॉकपिट में होने वाली हर आवाज को लगातार रिकॉर्ड करता रहे। इसमें पायलट और कोपायलट की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आने वाले संदेश, अलार्म की आवाज, इंजन की गड़गड़ाहट, बटन दबाने की आवाज और यहां तक कि कॉकपिट में किसी चीज के गिरने की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। CVR लगभग 2 घंटे तक की आवाजों को स्टोर करता है और यह लगातार पुराने डेटा को मिटाकर नया डेटा रिकॉर्ड करता रहता है ताकि सिर्फ हाल के फ्लाइट से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की। यह ब्लैक बॉक्स का सबसे शक्तिशाली हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह विमान के लगभग हर तकनीकी पहलू को रिकॉर्ड करता है। FDR में 80 से लेकर 1000 तक अलग अलग प्रकार के पैरामीटर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें स्पीड, ऊंचाई, दिशा, ईंधन की मात्रा, इंजन का परफॉर्मेंस, कंट्रोल सिस्टम की मूवमेंट, केबिन का प्रेशर, दरवाजों की स्थिति, ऑटो पायलट एक्टिव है या नहीं, यहां तक कि पायलट के द्वारा कौन सा स्विच दबाया गया यह भी रिकॉर्ड होता है। आधुनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स में डेटा स्टोरेज की क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह 25 घंटे से भी ज्यादा की जानकारी स्टोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, FDR का डेटा केवल टेक्स्ट या नंबर्स में नहीं बल्कि ग्राफिकल फॉर्मेट में भी निकाला जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां फ्लाइट की पूरी ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ता और पोजीशन का डिजिटल मॉडल तैयार कर सकती हैं। CVR और FDR को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दोनों अलग अलग यूनिट्स में होते हुए भी एक ही ब्लैक बॉक्स यूनिट के हिस्से के तौर पर फिट किए जाते हैं और हादसे की जांच के समय इन्हें साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। CVR पायलट और क्रू के इरादों और निर्णयों के बारे में बताता है, जबकि FDR यह साबित करता है कि तकनीकी रूप से विमान कैसे काम कर रहा था। उदाहरण के लिए, अगर किसी हादसे में पायलट बार बार कह रहा है कि कंट्रोल काम नहीं कर रहे तो CVR से यह आवाजें सुनाई देंगी और FDR से यह साबित होगा कि वास्तव में कंट्रोल सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया या नहीं। इस तरह दोनों मिलकर यह तस्वीर साफ करते हैं कि हादसे का कारण मानव त्रुटि, ह्यूमन एरर था, तकनीकी खराबी, टेक्निकल फेलियर थी या मौसम जैसी बाहरी स्थिति। यही वजह है कि कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स किसी भी दुर्घटना की गवाह नहीं बल्कि सबूत होता है जो अदालत में भी प्रमाण की तरह पेश किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स को बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और तकनीकी होती है क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह किसी भी भयानक विमान दुर्घटना में भी टूटे नहीं और इसमें सुरक्षित डेटा जांच एजेंसियों तक पूरी तरह पहुंच सके। यही कारण है कि इसे क्रैश प्रूफ कहा जाता है। इसका बाहरी ढांचा टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील जैसी धातुओं से तैयार किया जाता है, जो न सिर्फ हल्की बल्कि अत्यधिक मजबूत भी होती हैं। इस ढांचे की मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है और इसके ऊपर एक विशेष थर्मल इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है जो इसे 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग में भी अंदर के हिस्से को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाती है। साथ ही इसे पूरी तरह एयरटाइट सील किया जाता है ताकि पानी का दबाव इसे नुकसान न पहुंचा सके और यह 20,000 फीट तक की गहराई में भी सुरक्षित रह सके।
ब्लैक बॉक्स की मजबूती को साबित करने के लिए कई कठोर परीक्षण किए जाते हैं। क्रैश इम्पैक्ट टेस्ट में इसे इतनी ताकत से टकराया जाता है कि यह 3400 जीएस तक के झटके सह ले। फायर टेस्ट में इसे 1 घंटे तक लगातार 1100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। डीप सी प्रेशर टेस्ट में इसे पानी में डुबोकर दबाव झेलने की क्षमता जांची जाती है और क्रश टेस्ट में इसके ऊपर कई टन वजन रखा जाता है ताकि यह साबित हो सके कि विमान का मलबा इसके ऊपर गिरने पर भी यह सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के अंदर का सबसे अहम हिस्सा इसका डेटा स्टोरेज मॉड्यूल होता है, जिसमें सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स लगी होती हैं जो न तो किसी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होती हैं और न ही बिजली के झटकों से। इसलिए इन चिप्स में स्टोर किया गया डेटा सालों तक सुरक्षित रहता है। इसे ऑरेंज रंग में रंगा जाता है और उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाती है ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। इसके साथ एक अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन ULB भी लगाया जाता है, जो अगर विमान पानी में गिर जाए तो लगभग 30 दिन तक हर सेकंड पिंग सिग्नल भेजता रहता है, जिससे रेस्क्यू टीम इसे ढूंढ सके। ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत और टिकाऊ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह विमान का वह हिस्सा है जो सबसे आखिर तक सुरक्षित रहता है और जांच एजेंसियों को हादसे के पीछे की असली वजह पता करने में मदद करता है। यही कारण है कि ब्लैक बॉक्स को क्रैश प्रूफ कहा जाता है और विमानन उद्योग में इसे सुरक्षा का अंतिम गवाह माना जाता है। ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में काला रंग आता है, लेकिन हकीकत में ब्लैक बॉक्स काला नहीं बल्कि चमकीले ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज रंग का होता है और इसके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाया जाता है ताकि यह आसानी से दिखाई दे सके। इसका रंग ऑरेंज रखने के पीछे की मुख्य वजह यह है कि किसी भी विमान दुर्घटना के बाद जब मलबा इधर-उधर बिखर जाता है या अगर विमान समुद्र में गिर जाता है तो गहरे पानी, घने जंगल या बर्फीले इलाकों में इसे तेजी से खोजा जा सके। ऑरेंज रंग को हाई विजिबिलिटी कलर कहा जाता है, यानी ऐसा रंग जो हर पृष्ठभूमि पर सबसे अलग और साफ दिखाई दे। इसीलिए इसे इंटरनेशनल सेफ्टी कलर के हिसाब से चुना गया है। अब सवाल आता है कि जब इसका रंग ऑरेंज है तो इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई दिलचस्प वजह बताई जाती हैं। पहली वजह यह है कि शुरुआती दौर में जब इस डिवाइस को बनाया गया था तब इसका बाहरी केस सच में काले रंग का होता था। बाद में सुरक्षा के लिहाज से इसका रंग बदल दिया गया, लेकिन नाम वही रह गया। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि किसी भी विमान दुर्घटना के बाद जो बॉक्स मिलता है वह अक्सर जलने, धुएं और कालिख से काला पड़ जाता है और इसी कारण लोगों ने इसे ब्लैक बॉक्स कहना शुरू कर दिया। एक और थ्योरी के अनुसार ब्लैक बॉक्स नाम ब्रिटिश इंजीनियरिंग स्लैंग से आया है, जहां किसी भी रहस्यमयी या सीक्रेट मशीन को ब्लैक बॉक्स कहा जाता था क्योंकि उसका काम करने का तरीका आम लोगों को पता नहीं होता था। साथ ही कुछ एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि हादसे के बाद जब इसकी जांच होती है तो यह हादसे की सच्चाई उजागर करता है, लेकिन तब तक सब कुछ रहस्य की तरह काला यानी ब्लैक होता है और यही कारण है कि इसे ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया। मजेदार बात यह है कि पायलट और इंजीनियर इसे कभी-कभी ऑरेंज रिकॉर्डर भी कहते हैं ताकि नए लोग यह समझ सकें कि यह सचमुच काला नहीं है। कुल मिलाकर ब्लैक बॉक्स का नाम एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ा है, जबकि इसका रंग ऑरेंज ही रखा जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में इसे ढूंढना आसान हो और जांच टीम को दुर्घटना के पीछे की असली वजह तक पहुंचने में ज्यादा समय न लगे। यही कारण है कि भले ही इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन यह असल में ऑरेंज गार्जियन है जो हर हादसे का राज अपने अंदर छुपाए रखता है। जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहली और सबसे मुश्किल जिम्मेदारी होती है ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकालना, क्योंकि इसी एक छोटे से डिवाइस में पूरे हादसे की सच्चाई छिपी होती है। ब्लैक बॉक्स को खोजने का तरीका आसान नहीं होता,
खासकर तब जब विमान समुद्र में गिर जाए या घने जंगल, पहाड़ी इलाके या बर्फीली जगह पर हादसा हो। ब्लैक बॉक्स के अंदर एक खास तरह का अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन ULB लगा होता है, जिसे अक्सर पिंगर भी कहा जाता है। यह पिंगर पानी में गिरने के बाद अपने आप एक्टिव हो जाता है और हर सेकंड एक खास तरह की ध्वनि सिग्नल छोड़ता है जो 37.5 किलोहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है। इस सिग्नल को खास साउंड डिटेक्टर और सोनार डिवाइस की मदद से पकड़ा जाता है। इसकी बैटरी लगभग 30 दिन तक चलती है, यानी अगर ब्लैक बॉक्स पानी में डूब गया है तो खोजी टीम को 30 दिनों के अंदर इसे ढूंढना होता है, वरना बैटरी खत्म हो जाती है और फिर सर्च ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ब्लैक बॉक्स की खोज के लिए सोनार उपकरण, अंडरवाटर माइक्रोफोन और गहरे समुद्र में जाने वाले सबमर्सिबल रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर विमान जमीन पर क्रैश हुआ हो तो खोजी टीम मलबे के हर हिस्से को सावधानी से जांचती है और खासतौर पर पंख, टेल और कॉकपिट के आसपास ढूंढती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स इन्हीं हिस्सों में फिट किया जाता है। कई बार ब्लैक बॉक्स हादसे के झटके से गहराई तक दब जाता है और उसे निकालने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी ने इसके लिए खास गाइडलाइंस बनाई हैं, जिनके अनुसार हर एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होता है कि ब्लैक बॉक्स में लोकेटर सिस्टम सही से काम करे। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक बॉक्स का सिग्नल पानी में लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक ही पकड़ में आता है, इसलिए सर्च टीम को बेहद सटीक लोकेशन पर काम करना पड़ता है। कई बड़े हादसों में, जैसे कि एयर फ्रांस फ्लाइट 447 2009 या मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 2014 की खोज में महीनों और सालों लग गए, क्योंकि या तो सिग्नल समय पर नहीं मिला या फिर विमान बेहद गहरे पानी में चला गया। भारत में भी DGCA और एयरफोर्स ने ब्लैक बॉक्स सर्च ऑपरेशन के लिए खास टीम और टेक्नोलॉजी तैयार की है, ताकि हर दुर्घटना के बाद जांच जल्दी और सही हो सके। कुल मिलाकर ब्लैक बॉक्स ढूंढना तकनीक, समय और अनुभव का खेल है, जिसमें हर सेकंड कीमती होता है, क्योंकि अगर समय निकल गया तो हादसे की सच्चाई हमेशा के लिए रहस्य बन सकती है। जब ब्लैक बॉक्स किसी हादसे के बाद खोज लिया जाता है तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है उसके अंदर रिकॉर्ड किए गए डेटा को पढ़ना और उसका गहराई से विश्लेषण करना। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। CVR में कॉकपिट के अंदर की लगभग आखिरी 2 घंटे तक की बातचीत, अलार्म की आवाजें, इंजन की गड़गड़ाहट, बटन दबाने की ध्वनियां और पायलट की हर छोटी बड़ी चर्चा रिकॉर्ड होती है। वहीं FDR में 80 से 1000 तक अलग अलग पैरामीटर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, दिशा, ईंधन स्तर, इंजन परफॉर्मेंस, कंट्रोल सरफेस की मूवमेंट और ऑटो पायलट की एक्टिविटी। जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होता है तो इसे सीधे किसी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन लैब में ले जाया जाता है, जहां हाई सिक्योरिटी के साथ इसके डेटा को सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स को हादसे में आग, पानी और झटकों से बचाने के लिए बेहद मजबूत धातु के केस में रखा जाता है, इसलिए कई बार इसे खोलना और डेटा निकालना आसान नहीं होता। लैब में एक्सपर्ट्स पहले ब्लैक बॉक्स को साफ करते हैं और उसकी मेमोरी यूनिट को ध्यान से अलग करके खास मशीनों से जोड़ते हैं। यह मेमोरी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर पर आधारित होती है, जिसमें डेटा को डिलीट करना लगभग असंभव होता है। इसके बाद डेटा को डिकोड करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिग्नल्स और रिकॉर्डिंग्स को पढ़कर इंसान के लिए समझने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। CVR की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनते समय एक्सपर्ट्स कई बार बैकग्राउंड नॉइस को कम करने, आवाज़ों को क्लीन करने और अलग-अलग चैनलों से आने वाली ध्वनियों को अलग-अलग करके समझने की कोशिश करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिरी समय में पायलट और को-पायलट क्या बात कर रहे थे
कौन से अलार्म बज रहे थे और क्या कोई टेक्निकल दिक्कत या मानवीय गलती हुई थी। दूसरी तरफ एफडीआर का डेटा हजारों पन्नों के बराबर हो सकता है, जिसे एक्सपर्ट्स ग्राफ और चार्ट्स में बदलकर एनालाइज करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि विमान किस समय किस गति से चल रहा था, किस ऊंचाई पर था और किस पल किस टेक्निकल पैरामीटर में गड़बड़ी आई। अक्सर सीवीआर और एफडीआर के डेटा को आपस में मिलाकर जांच टीम एक टाइमलाइन तैयार करती है, जिससे हादसे की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सीवीआर में यह पता चले कि पायलट इंजन फेल कह रहा है और उसी समय एफडीआर में इंजन की परफॉर्मेंस का डेटा अचानक गिरना दिखाए, तो यह साफ हो जाता है कि इंजन फेलियर ही दुर्घटना का कारण था। दुनिया भर की बड़ी जांच एजेंसियां जैसे अमेरिका की एनटीएसबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फ्रांस की बीईए और भारत की डीजीसीए इन डेटा को पढ़ने और जांच करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। कभी कभी ब्लैक बॉक्स इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि डेटा रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अक्सर 90% से ज्यादा केस में जानकारी निकाल ली जाती है। यही वजह है कि हर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्लैक बॉक्स पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि यही एक ऐसा उपकरण है जो बिना किसी झूठ के पूरे हादसे की असली कहानी बयां करता है। जब ब्लैक बॉक्स से डेटा सफलतापूर्वक रिकवर और एनालाइज कर लिया जाता है, तो यह जानकारी केवल उस हादसे की वजह समझने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को सुरक्षित बनाने का आधार बनती है। सबसे पहले जांच एजेंसी उस हादसे की पूरी रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमें यह साफ लिखा होता है कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी। क्या यह पायलट की गलती थी, टेक्निकल फेलियर था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गड़बड़ी थी या फिर मौसम की मार थी। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्तर पर डीजीसीए या एनटीएसबी जैसी एजेंसियों के साथ शेयर किया जाता है। इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को उसी के हिसाब से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर किसी हादसे में यह पता चलता है कि पायलट ने गलत अल्टीट्यूड पर लैंडिंग की कोशिश की, तो एयरलाइंस कंपनियों को पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नए मॉड्यूल जोड़ने पड़ते हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो। अगर किसी हादसे में इंजन से जुड़ी तकनीकी खामी सामने आती है, तो उस इंजन को बनाने वाली कंपनी को तुरंत पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे उसी मॉडल के इंजनों की जांच और सुधार करनी पड़ती है। इसी तरह अगर ब्लैक बॉक्स यह दिखाता है कि किसी खास सॉफ्टवेयर ने समय पर चेतावनी नहीं दी, तो उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना अनिवार्य हो जाता है। ब्लैक बॉक्स के डेटा से एयरक्राफ्ट डिजाइन, कॉकपिट के अलार्म सिस्टम और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को लगातार बेहतर किया जाता है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी का इस्तेमाल सिमुलेटर ट्रेनिंग में भी किया जाता है, जहां पायलट्स को ठीक वैसे ही हालात में ट्रेन किया जाता है जैसे हालात दुर्घटना के समय बने थे, ताकि वे भविष्य में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहें। यही कारण है कि हर बड़ी दुर्घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री और भी ज्यादा सुरक्षित होती जाती है। 1970 और 1980 के दशक में जहां विमान दुर्घटनाएं आम थीं, वहीं आज उनकी संख्या बेहद कम हो चुकी है और इसमें ब्लैक बॉक्स से मिली सीख की बड़ी भूमिका है। असल में ब्लैक बॉक्स को एविएशन की साइलेंट टीचर कहा जाता है, क्योंकि यह बोलता नहीं लेकिन हर हादसे के बाद सबको सिखाता है कि गलती कहाँ हुई और आगे से क्या सुधार करना है। यही वजह है कि एयर ट्रैवल आज दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माना जाता है और हर यात्री को भरोसा होता है कि वह अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचेगा। भविष्य में ब्लैक बॉक्स तकनीक को और भी ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और एडवांस बनाने पर काम चल रहा है, क्योंकि आज भी कई हादसों में ब्लैक बॉक्स को खोजने या उससे डेटा निकालने में बड़ी चुनौतियां आती हैं।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए सीमित समय यानी लगभग 30 दिन ही मिलते हैं, क्योंकि उसके पिंगर की बैटरी सिर्फ इतना ही चलती है। इसीलिए अब नए रिसर्च में 90 दिन तक चलने वाली बैटरी और सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम जोड़े जा रहे हैं, ताकि अगर विमान गहरे समुद्र में भी गिर जाए तो उसका लोकेशन तुरंत मिल सके। दूसरी बड़ी इनोवेशन है रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, यानी विमान के उड़ान भरते समय ही उसका जरूरी डेटा सीधे सैटेलाइट के जरिए ग्राउंड स्टेशनों पर भेजा जाएगा, ताकि अगर विमान कभी क्रैश हो जाए और ब्लैक बॉक्स न मिले तो भी डेटा पहले से सुरक्षित रहे। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स को अब और ज्यादा मजबूत धातु, हीट रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ कोटिंग के साथ डिजाइन किया जा रहा है, ताकि यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 30,000 फीट तक के वाटर प्रेशर को सह सके। कुछ कंपनियां क्लाउड बेस्ड ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी ला रही हैं, जिसमें हर फ्लाइट का डेटा सीधे एयरलाइन कंपनी के सर्वर और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन सेंटर में सुरक्षित होगा। इससे न केवल दुर्घटनाओं की जांच आसान होगी, बल्कि हर फ्लाइट के ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग के लिए भी एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ब्लैक बॉक्स से मिले लाखों घंटों के डेटा का एनालिसिस करके यह बता सकते हैं कि कौन सी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा होता है और पायलट को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि आने वाले समय में ब्लैक बॉक्स को इजेक्टेबल बनाया जाएगा, यानी दुर्घटना के समय यह अपने आप विमान से अलग होकर पैराशूट की मदद से नीचे गिरेगा और उसमें से लोकेशन सिग्नल निकलता रहेगा, जिससे इसे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। भारत सहित कई देशों ने इसके लिए पॉलिसी लेवल पर चर्चा भी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ब्लैक बॉक्स तकनीक का भविष्य और भी ज्यादा सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और हाईटेक होने जा रहा है, जिससे न केवल हादसों की जांच तेज होगी, बल्कि शायद कई दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकेगा, और यही एयर ट्रैवल को आने वाले समय में और भी सुरक्षित बनाएगा।